वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ गागे क्लासेस के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया और एक्सप्लेनेशन पेज के डिस्कशन पे। ठीक है, देखिए अभी हमने थोड़ा सा जो है न्यूज़पेपर थोड़ा मॉड्यूल चेंज किया है। ठीक है, और अभी हम क्या है, हमारा मोटिव देखिए क्या है कि आपको जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, हम पहले कैसे करते थे कि न्यूज़पेपर को कवर करते थे लाइन बाय लाइन हाईलाइट करके, है ना। लेकिन हम उसके साथ जो स्टैटिक जो है उसको नहीं करते थे, और ऊपर से जो है कोई मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो या प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो या कोट या कोई भी चीज़ जो है इनिशिएटिव इसके साथ नहीं ऐड था। देखिए नए इनिशिएटिव को चेंज ही परमानेंट है। ठीक है, हमारी तैयारी में जब आप अपने न्यूज़पेपर में 30 मिनट्स दे रहे हो तो उसी 30 to 45 मिनट्स के अंदर ही, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही आपको जो एक बार स्टैटिक का और MCQ और जो भी क्वेश्चन है मेंस ओरिएंटेड अगर वो मिल जाए तो ये बेटर है ना, क्योंकि एक ही चीज़ में आपको इतनी सारी डायमेंशंस के साथ चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि आपको 360 डिग्री एंगल से ही आपकी अपनी प्रिपरेशन को रखना होगा इस UPSC के जर्नी में। ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, तो हमें इसीलिए हमने जो है, लेकिन मैंने एक चीज़ इसको रखा है कि जो आप लोगों की डिमांड है कि न्यूज़पेपर को मेंटेन रखना है, हमने वैसे ही मेंटेन रखा है आज के स्लाइड में। लेकिन उसके साथ PPT में जो स्टैटिक पोर्शंस है, जितना स्टैटिक पोर्शन कवर हो सकता है एक टॉपिक के अंदर, आप इसके अकॉर्डिंग आपको जो जो लिंक्स दिख रहे हैं वो कर सकते हो। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड बुक का जो लिंक है, जो आपको पता होना ही होना चाहिए बेसिक चीज़ें, वो मैंने कोशिश करी है। ठीक है, इसके अलावा आप भी जो भी प्रोज एंड कॉन्स है अपने कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। तो देखिए आज आर्टिकल शुरू करने से पहले सबसे पहला कोट जो है, इनडिफरेंशिएटिज्म इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ अ डिजीज़ दैट कैन अफेक्ट पीपल। ये हमारे बाबा साहब BR अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, ये सीधा सीधा एक्ट होता है हमारा जो अभी रिसेंट का केस जो SC और ST के जो रिजर्वेशन को लेकर जो सब कैटेगराइजेशन वाली बात चल रही है कि इसको सब कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हाँ करना चाहिए, और उसी पे ही आज जो है बहुत सारे आर्टिकल्स भी हमारे आए हुए हम देखेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ सीधा सीधा दिख रहा है कि जो इनडिफरेंशिएट है, यानी जो डिफरेंशिएट, देखो अभी क्या है, SC और ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी जो अटेंशन है या फिर रिजर्वेशन मौका इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि सोसाइटी में कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब हैं इन्हें एज़ कंपेयर बाकी, चाहे वो OBC हो या फिर जनरल कैटेगरी के, जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन की इनकी कमी थी। लेकिन अब जो है ये देखा जा रहा है कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं इनमें भी जो है कहीं ना कहीं कुछ शेड्यूल ऊपर के कास्ट जो हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं रेदर देन जो इनके नीचे वाले ग्रुप में। तो सबको यहाँ बराबरी चाहिए, चाहे वो पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर ही क्यों ना अगर डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो वो वर्स्ट है, वो एज कंपेयर डिजीज़ के बराबर ही है। ठीक है, तो वो इसका इस सिचुएशन पे एक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आज एक और आर्टिकल हमारा जो है मेनली डिजीज़ पे है। ठीक है, कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, कितना ज़्यादा मैटर करता है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना ज़्यादा हमारे फूड, हमारे डिजीज़ से चीज़ें जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर हमारा फूड अच्छा नहीं होगा तो हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा, हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो डिजीज़ होगा। ठीक है, तो आप ये बार MCQ एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये ऑल्दो UPSC ने 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लास्ट पे मिलेगा। ठीक है, तो आप तब तक एक बार इसको पॉज करिएगा और अपने से ट्राई कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है। देखिए मैं मान सकती हूँ कि अभी आपको एकदम से क्वेश्चंस देने पे आपको लगेगा कि या तो कुछ लोगों को याद होगा, रटा हुआ होगा कि इसका ये और ये ऑप्शन ही है, काइंड ऑफ, है ना। कुछ लोगों को याद नहीं हो रहा, बट जस्ट ट्राई इट कि आप अपने गेस और अपनी एलिमिनेशंस और अपने जो इंटेलेक्चुअल थॉट है उसको रख के आप एक बार करिएगा। गलत होगा कोई बात नहीं, आप उसके एक्सप्लेनेशन को वापस रीड करिएगा, कहीं नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसको बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, ऐसे ही हम डेली एक एक MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे तो महीने का 20 to 25 के अराउंड MCQs सिर्फ न्यूज़ से ही कवर होते हुए चले जाएंगे आपके साथ। ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटिव है। अभी देखिए जो अपडेशन का है ना, पूरा मोटिव है कि कम टाइम में, उसी 30 to 45 मिनट्स में हम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, क्योंकि ह्यूज सिलेबस है हमारे पास भी, है ना। तो ठीक है, इसके साथ जो है अब नेक्स्ट जो है, अब ये ऑप्शंस हैं आपके पास A B C जो भी है आप देख लेना इसका। नेक्स्ट जो से देखिए आपको पता है अभी लास्ट वीक का जो 1 से 3 तारीख के, अभी 4th को तो अब में से कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ टाइम पहले पूछ रखा था कि संडे को न्यूज़ कवर नहीं होता, कि संडे को न्यूज़ हम कवर नहीं करते हैं, आप सेल्फ कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप बिल्कुल बता दीजिए। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम में आपको सारा PPT, ठीक है, सारे जितने भी PDF
PDFs हैं और जितने भी स्टैटिक के PDFs हैं वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जो पिछले 1 तारीख से लेकर, ठीक है, या फिर आप 31 से ले लीजिए, 3 तारीख तक जो भी आर्टिकल्स कवर हुए उसमें से मैंने 3 क्वेश्चंस उठाए हैं, 3 टॉपिक। एक तो टॉपिक था हमारा ट्रांसजेंडर, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसजेंडर का मिस्टर IPS मिस्टर सूर्या कार्तिक जो थे IPS, वो अपना ट्रांसजेंडर जो है अपना जेंडर चेंज कर रहे थे, है ना, हमने वो इशू डिस्कस किया था। तो वो इस वजह से ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वापस न्यूज़ में है। इसके अलावा हमारा जो अभी जो वायनाड वाला जो लैंड डिज़ास्टर हुआ हमारे केरला में, ठीक है, तो वहाँ पे वेस्टर्न घाट के जो रिपोर्ट्स हैं, गडगिल और कस्तूरी रंगन की जो रिपोर्ट्स आई थी 2011 और 2013, वो वापस न्यूज़ में आ गई, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ जो है हमारा एजिंग पॉपुलेशन, आपको बताया एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। अब आपका काम है कि जिसमें हमने ओल्ड पॉपुलेशन का बताया था कि इंडिया जो है आने वाले 20 से 25 साल में ओल्ड होती जा रही है। तो हमारे पास बहुत सारी कमियाँ हैं कि इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इनकम सोर्स नहीं है कोई परमानेंट ओल्ड एज में, ना वर्किंग आवर होता हमारे पास इतनी, ना बॉडी की कैपेबिलिटी होती है, ना न्यूट्रिशन इतना अच्छा होता है बॉडी का, ठीक है, स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हमने बात करी थी, है ना। तो आपको यहाँ पे अब ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सीधा से मैं आपको बताती हूँ, ये तीनों हमारे आर्टिकल से ही लिए गए हैं, ठीक है। आप सीधे से आप शीट्स निकालना या कॉपी निकालना, आप सीधा टाइम निकाल के 7-7 मिनट का टाइम देना सबको, सिर्फ 7 मिनट का ही टाइम है। नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। 7 मिनट में आप जस्ट इसको रीड करके लिख के देखो, बिना किसी चीज़ को देखे हुए, कोई बात नहीं। अगर आपने बहुत ही अंट शंट कुछ भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं लिखो। उसके बाद आप एक बार वापस जो है इस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल पे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, इसमें सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है इस ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2019 के द्वारा, ठीक है। इसको आप जो है इस ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल जो 2019 एक्ट डालोगे ना गूगल पे, तो आपको पूरा मिल जाएगा इसके बारे में क्या है। और डॉक्टर माधव गडगिल और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट का इसमें क्या है, ये पूछा गया कि डॉक्टर माधव गडगिल जो है ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इनका क्रिटिसाइज़ किया गया था कस्तूरी रंगन के द्वारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माधव गडगिल जी जो हैं इनकी रिपोर्ट पे फोकस कर रही हैं जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनके आपको सबसे पहली बात दोनों का ही, मिस्टर माधव गडगिल का और मिस्टर कस्तूरी रंगन के, दोनों की जो रिकमेंडेशंस हैं आपको वो पहले पता होना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपको पहले अटेंड करके देखो नहीं आता कोई बात नहीं, आप वो टॉपिक उठाओ। और मैं आपको टॉपिक पहले ही बता चुकी हूँ, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल ये टॉपिक है। इसके अलावा गडगिल और कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट है ऑन वेस्टर्न घाट, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा है एजिंग पॉपुलेशन जो है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें इंडिया में फेस करना पड़ रहा है और इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है। और इन तीनों पे ही हमारे पास आर्टिकल हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस आप लिख के देखिएगा, नहीं हैं तो आप गूगल करो इसका, और अपने पास स्टैटिक नोट्स है तो उसके जॉट डाउन करके आप सीधा सीधा इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक नोटबुक अलग से बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरे साल अगर आप अब न्यूज़ हम जैसे जैसे डेली कवर करेंगे उस हिसाब से आपको मेन्स आर्टिकल बेस पर मिलेगा। तो आने वाले 200+ डेज़ में, 250+ डेज़ में हम जो भी न्यूज़ कवर करेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा नोट प्रिपेयर हो जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। आपको रिवीजन में भी बहुत इजी रहेगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक। तो इसके अलावा नेक्स्ट देखिए की हाइलाइट्स बता लेते हैं। वह फटाफट 8 मिनट हो गए, ज़्यादा हो गया टाइम ऑलरेडी। देखिए आज फ्लैश न्यूज़ में कश्मीर अटैक पे है, ठीक है। 5 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बनाया गया अभी एम्स दिल्ली के द्वारा, डायबिटीज़ पे क्या है देख लेते हैं। और अभी कुछ 2-3 आर्टिकल्स आए हैं SC/ST के रिजर्वेशन पे, जो सिग्निफिकेंस है वो क्या हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स, क्लासिफिकेशन कितना सही रहेगा नहीं रहेगा, उस पर एक आर्टिकल है, देख लेंगे। इसके अलावा वीडिंग जो खरपतवार जिसको बोलते हैं उसको हटाने के लिए आपको पता होगा MJ हाइपर करके एक जो है हर्बिसाइड लेके आने की बात चल रही है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट ग्रुप्स के द्वारा, उस पर आर्टिकल है, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। और ओलंपिक में कुछ गेम्स ऐसे हैं 4 से 5 गेम्स जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो पहले एग्जिस्ट करते थे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि 1 बाय 1। देखिए फ्रंट आर्टिकल है आपका, अभी आपको पता होगा कि अभी 2019 आज 5 अगस्त है, ठीक है। इसी डेट पे 2019 को हमारे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को जो है, जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग पोर्शन, ठीक है, और एक लद्दाख को अलग करके यूनियन टेरिटरी में बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आप सभी को ये पता होगा, है ना। तो अभी क्या रीज़न न्यूज़ में क्यों है ये आपको पता है। अभी जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जून 19 को ना 2 टेररिस्ट ने अटैक किया था, ठीक है। तो वो ऑल्दो इस पे ये पकड़े गए हैं और ये राजौरी पूंछ जो हमारा जम्मू का एरिया है इसमें आए। एक तो ये चीज़ साफ दिख रही है कि हमारा जम्मू का जैसे ये वाला पोर्शन, आपको जैसे मैं एक बार
देखिए, पहले हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर था वो काइंड ऑफ इस तरीके से था कि इस तरीके से जम्मू है, यहाँ लद्दाख है, ठीक है, यहाँ पे सियाचिन और एलओसी वाला पूरा जो है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में रहा है। लेकिन जो है अब 2019 के बाद हमारा जो एक्ट बना है, ठीक है, 2019 के बाद का जो एक्ट है उसके बाद से हमारा एक मिनट, उसके बाद से इस तरीके से हमारा जो है 2019 के बाद से हमारा जो ओरिजिनल इंडिया का मैप आया वो इस तरीके से आया कि हमारा जो वेस्ट का पोर्शन है पूरा पूरा जम्मू कश्मीर है और ये पूरा पूरा आपका लद्दाख है, ठीक है। और इन दोनों को क्या बना दिया है गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी बना दिया। और यूटी किसके अंडर में आता है? यूटी, अब देखिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, जो यूटी है, ठीक है, ये सीधा सीधा सेंटर के अंडर में आता है, ठीक है। और सेंटर में भी जो प्रेजिडेंट हैं, ठीक है, प्रेजिडेंट के थ्रू, है ना, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, यानी आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं या लेफ्टिनेंट होता है, एक्चुअल में लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं वो जो है रूल करते हैं यूनियन टेरिटरी को। किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो यूटी है वो अभी जो है पूरा गवर्नेंस होता है, ठीक है। तो ये चेंजेस हुए हैं क्योंकि पहले तो स्टेट था, अब पहले जब 2019 से पहले स्टेट था तो खुद का इसका फ्लैग था, खुद के इसके कॉन्स्टिट्यूशंस थे, खुद के अलग इलेक्शंस थे, है ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग थी। 2019 के बाद अब ये चेंज हो गया है, तो ठीक है। तो उसी बारे में अब जो है यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जहाँ पहले कश्मीर वगैरह में जो है ज़्यादा अटैक जहाँ यहाँ पे इस सेंटर में अटैक होता था, अब इस पोर्शन पे ज़्यादा होने लगा है। दैट मीन्स अब जो है लद्दाख वाला काफ़ी एरिया जो है काफ़ी सेफ़ है, इस रीजन में आ गया है। तो एक शिफ्ट है, तो इससे क्या होता है कि ईजिली जब पूरे एरिया पे आपके अटैक्स हो रहे हो एज़ कम्पेयर आपके इस एरिया में हो रहा हो, तो क्या होता है कि हमारी आर्मी का ज़्यादा फोकस हो पाता है कम एरिया पे, है ना। तो एक चीज़ बहुत अच्छी जो है इसमें कवर किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे आर्टिकल हमारा जो एडिटोरियल है, ये तो हमारा जो पहले था हमारे फ्लैश न्यूज़ पे था, फ्रंट पेज पे यही न्यूज़ है। दूसरा हमारा जो एडिटोरियल है उसमें भी सेम इसी टॉपिक पे बात हुई है कि एडिटोरियल और आइडिया पेज पे भी कि 5 साल हो चुके हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एक्ट 2019 बिल को, ठीक है। ये अब एक्चुअली यहाँ पे एक्ट आना चाहिए, एक्ट आ चुका है ये, ठीक। और ये हमारा GS2 के पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होगा ये, ठीक। तो यहाँ पे इसके बारे में देखिए एक बार बेसिक हम देख लेते हैं। हमारा जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, जो बिल नहीं आएगा, ये यहाँ एक्ट आएगा, ठीक है। इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर को जो एज अ यूनियन टेरिटरी में बांट दिया और लद्दाख को इसमें मेनली कारगिल और लेह के फॉर्म में बांटा गया था, ठीक है। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जो है इसमें मेनली बाकी जितने भी लोकेशंस है वो सारे जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मैप देखिए आप, यहाँ पहले आपका मैप था, ठीक है, इस तरीके से आपका हमारा जो इंडिया का है कि पूरा ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में ये वाला जो डॉटेड वाला एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। ऑल्दो इंडिया इसको नहीं एग्री करता है लेकिन ये डिस्प्यूटेड है। ये कुछ पोर्शंस चाइना के द्वारा, कुछ पोर्शंस हमारे पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड है लेकिन इसको अब जो है इंडिया ने नहीं माना, ऑलरेडी हम भी अभी भी नहीं मानते हैं। तो अब जो है 2019 के बाद से जो एक्ट है उसके बाद से हमारा जो एक्चुअल मैप है इंडिया का वो ये है, ठीक है। यहाँ जम्मू कश्मीर और ये पूरा लद्दाख है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इमेज है। अब देखिए इसमें की फीचर्स क्या था, इसमें की फीचर्स ये था कि जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा? प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेंगे। और प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेंगे किसके थ्रू? लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, क्योंकि इन्हें अपॉइंट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। और प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस में काम करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंटर के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो MPs होते हैं, है ना, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के तहत, है ना। अब जैसे यूनियन टेरिटरी है इसमें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे उनको, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इसमें अगर हम ये बात करें कि जो जम्मू एंड कश्मीर है इनमें क्या है, लेजिस्लेशन भी है, ठीक है। इसमें 10 सीट्स है, टोटल 24 सीट्स कश्मीर की ऐसी हैं जो अभी ऑक्यूपाइड जो है पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है, इसलिए यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते हैं 107 में से, ठीक है। तो यहाँ अलग से इलेक्शंस भी होते हैं। और अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अभी सितंबर की डेडलाइन दी है। 5 साल हो गए ना, 2019 के बाद से इलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो अब है ना 5 साल हो गए, तो सितंबर तक, इस साल 2024 के सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब कश्मीर में इलेक्शन भी होगा। तो इसलिए ये न्यूज़ अब जो है कंटिन्यूसली रह गई है, ठीक है। लेकिन अभी जो है हमारे पास स्टेट की लिस्ट में से कुछ चीज़ें जैसे पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, ये अभी भी जो है इनके पास नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। और कॉन्करेंट लिस्ट में भी यूनियन टेरिटरी के अंडर में आता है, तो ये किसके हाथ में हो जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो जाता है। लेकिन अभी भी जो है इस एक्ट के बाद भी पार्लियामेंट के पास अभी भी पावर है यूनियन टेरिटरी के जम्मू एंड कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक हो गया। तो
तो देखिए यहाँ पे एडिटोरियल पे अब देख लेते हैं, ठीक है। हमने अब हमें फ्लैश न्यूज़ पता चल गया कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या है मुद्दा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, देखिए मैंने अब वापस से न्यूज़पेपर को ही लेके आई हूँ। जहाँ जहाँ पीपीटी की ज़रूरत थी हमने पीपीटी कवर किया, और जहाँ जहाँ हमें न्यूज़पेपर है तो ओवरऑल हम न्यूज़पेपर को, ताकि आपको नए मॉडल के साथ ऐसा ना लगे कि पुराना हमने छोड़ दिया है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि हमें आदत हो जाती है, एक बार हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं उसमें। तो देखिए अभी जो है अब वापस वही है कि आर्टिकल कि आपको पता है 5 साल हो गए हैं ना, ठीक है। अनाउंस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि आर्टिकल 370 जो है स्पेशली जो ये स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को कि ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, इनके पास खुद के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, खुद के जो फ्लैग्स हैं, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 370 के अंदर में था, अब जो है अबॉलिश हो गया है, अब उसको 5 साल हो गए हैं इसके स्पेशल स्टेटस को अबॉलिश करे हुए, ठीक है। तो अब यहाँ जो राइटर ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकली और सिक्योरिटी के पर्पज से जो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का जो पहले से कंपैरेटिवली जो जम्मू एंड कश्मीर में जो फ्रेजाइल था मोमेंट, वो थोड़ा कम हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे जो पाकिस्तान और हमारे जो टेरिटरी डिस्प्यूट है वो थोड़ा सा अभी शांत हुआ है पहले के कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन पहले की कंपैरेटिवली ठीक है। और अब 5 साल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बोल दिया कि इलेक्शंस होंगे अब, ठीक है। अप्रूवल भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस 370 को। आपको पता है कि 370 क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो भी चेंजेस करे थे या नहीं करे थे, इस पर भी एक अलग मुद्दा चला था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ग्रीन फ्लैग दे दिया था। लेकिन अब राइटर ये पूछ रहे हैं कि क्या इससे हमारा जो है डेमोक्रेटिक डाइल्यूट जो हमने क्या करा था, एक पूरे के पूरे स्टेट को तोड़ के हमने यूनियन टेरिटरी में बनाया, ठीक है। क्योंकि स्टेट का कंट्रोल को आपने जहाँ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, वहाँ हमने स्टेट से यूनियन टेरिटरी की तरफ शिफ्ट हुए। और यूनियन टेरिटरी की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि पावर किसके पास डायरेक्टली आ गया, पावर पूरा का पूरा पावर जो है सेंटर के पास आ गया। तो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर्स तो ब्रोकन हुआ है ना। तो यहाँ पे राइटर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या ये डेमोक्रेटिकली डेफिशिएंट नहीं है, कि डेमोक्रेटिकली कहीं ना कहीं डेफिशिएंट हुआ है? और दूसरी बात, क्या ये कितना सक्सेसफुल है ना। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे राइटर थोड़ा डेटा बता रहे हैं कि इकोनॉमिकली अगर हम फायदा देखें तो यहाँ पे कम से कम जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसके कम से कम 1000 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में ऐसे रीजन है स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में जो अब डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। और कम से कम 6000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो पीएम डेवलपमेंट पैकेज के अंदर होने वाले थे वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं, और ये कंप्लीट होने के कगार पे हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे टूरिज़्म की अगर आप विजिट की बात करोगे तो 2019 के बाद से 2023 तक, जहां पहले 2020 में 3.4 मिलियन ही आते थे, अब वो 21.1 मिलियन आने लग गए हैं, है ना। और इसके साथ यहाँ पे जो है ऑलरेडी यहाँ पे 2024 में 20% 23 के कंपैरेटिवली, अभी ओवरऑल डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाफ में 20% इंक्रीमेंट देखने को मिला टूरिज्म में। तो यहाँ पे वैलीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पीस मेंटेन हो गया है, ठीक है। हर्ट और माइंड्स को जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ आर्म ने कंट्रोल किया है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन किया गया है। तो यहाँ पे जो एक साफ हमें जो दायरा दिख रहा है, वो 19 के बाद से हमारा जो एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, बहुत ज़्यादा वायलेंस, बहुत ज़्यादा आर्म्स का था, वो बोला वाला अब नहीं रहा है, ठीक है। आई राइटर ये बताना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप बात करोगे इसका और अच्छा रिजल्ट अगर आप देखोगे तो 2024 का जो अभी जनरल हमारा इलेक्शन हुआ था ना, उसमें भी हम वहाँ के लोगों ने फ्री पोल में 58% तक की वोटिंग करी है। और अभी पिछले 35 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है वहाँ के लोगों ने वोटिंग देने में, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है ना कि वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जो पब्लिक हैं, उनके द्वारा सेंटर या गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं उसको एक प्रेज दिया गया है, उसको एक सपोर्ट मिला है कि हाँ हम खुश हैं आपने जो भी एक्शंस उठाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के साथ साथ सिचुएशन तो बेटर हुई है, लेकिन डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है नैरो होती हुई दिख रही है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात बोला कि सितंबर डेडलाइन होना चाहिए इलेक्शंस होल्ड होने का, उससे ज़्यादा नहीं क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि हमें वहाँ के मेन और वुमेन्स जो स्पेशली कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल के लोग हैं उन्हें पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि एट दी एंड मेन तो क्योंकि वहाँ अभी कुछ टाइम पहले भी क्या होता कि वाटर और पावर को लेकर भी जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। एट दी एंड वहाँ का जो सिविलियन है वही तो अच्छा सिक्योर होना चाहिए ना, गवर्नमेंट का टारगेट तो वही है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें की जा रही हैं वो किसके लिए फ़ायदेमंद है, सिटीज़न के लिए, है ना। तो यहाँ पे राइटर यही बता रहे हैं। और अभी 5 साल हो चुके हैं, तो अभी होप ये है कि अब जो गवर्नमेंट है हमारी, अब इसके साथ साथ प्राइमरी जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, दैट मीन्स वहाँ के जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, वुमेन हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, ठीक है, इन सारे क्राइटेरिया को हमें ध्यान में रखते हुए वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक कल्चरल, ठीक है, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे जो है काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बता रही हैं राइटर।
तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो कवर होगा वो होगा न्यू सॉफ्टवेयर एंड डायबिटीज़ पे है, ठीक है। और ये जीएस के सोशल एंड जस्टिस हेल्थ सेक्टर में, सोशल जस्टिस में पेपर, सोशल जस्टिस का जो GS2 का पेपर है उसमें कंपोनेंट है हेल्थ सेक्टर का, ठीक है, उसमें ये कवर होगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए राइटर यही बता रही हैं कि अभी आपको पता होगा 2020 से लेकर जो कोविड का टाइम पीरियड था उसमें आपको पता है हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास जो वैक्सीन लगाने का जो एक मेथड था, वैक्सीन के लिए हम क्या कर रहे थे, ऑनलाइन का कोविन करके एक पोर्टल था, है ना, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन पोर्टल्स थे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा था, है ना। रजिस्ट्रेशन होके क्या हो रहा था, जैसे आपका ये पूरा, जैसे आप यहाँ रह रहे हो और आपको पता लगाना है कि भैया आपके एरिया में, ठीक है, कहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स हैं और कहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ हॉस्पिटल है और आप यहाँ रहते हो, तो यहाँ चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको पता लगाने के लिए आपने क्या यूज़ किया, अपना स्मार्टफोन यूज़ किया, ठीक है। उसमें डिजिटल ऐप्स जो हैं उसको डाउनलोड करके आपने यूज़ किया, कोविन करके ले लो आप, कोविशील्ड कह लो, ठीक है, बहुत सारे ऐप्स थे जिससे आपको यहाँ के लोकेशंस का पता चल जाता था कि आप यहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर आपके घर में कोई कोविड का पेशेंट भी है तो हॉस्पिटल से सीधा जो है आपको लेने आ जाते थे, या फिर आप खुद जो है यहाँ जाके अपना वैक्सीन वगैरह लगवा सकते थे, है ना। हुआ था ना ऐसा प्रोसीजर, सब ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया। तो राइटर ऐसा ही कह रही हैं कि अब ऐसा ही कुछ हमें जो है बाकी नॉर्मल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है हमारे पास, ठीक है, वो उन चीज़ों को क्योर करने के लिए चाहिए। क्यों चाहिए, अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है ये, कि क्या हुआ है कि दिल्ली में ना, दिल्ली एम्स में अभी कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर ने जो है, डॉक्टर और टेक्नीशियंस ने मिलकर एक ऐसा ऐप बनाया है जो मेनली प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का एक काम करेगी, किसमें, रूरल एरियाज़ में। इसमें क्या होगा, क्या होता है, देखिए वहाँ रूरल एरिया में रहते ही कहना चाह रहे हैं कि रूरल एरिया में आज भी हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड का सेकेंड नंबर पर आता है, किस चीज़ में, 50% से ज़्यादा पेशेंट जो है रूरल हो, अर्बन हो, डायबिटीज़ के कंडीशंस में। और इसमें आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जिन्हें अवेयर ही नहीं है, उन्हें डायबिटीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहली बात तो रूरल एरिया में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो एब्सेंट हैं बहुत सारी जगह पे। दूसरी बात, लोगों को अवेयर नहीं है कि मेरे को डायबिटीज़ है ना। और दूसरी बात कि सेंटर में अगर जाना भी तो लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस कम होने की वजह से लोगों में एक फियर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे राइटर ये बात कर रहे हैं कि यहाँ के एम्स के डॉक्टर का ये मेन मोटिव है कि अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अगर हम अच्छे से बना लेते हैं तो यहाँ क्या है, इससे डायबिटीज़ का जो आपके इश्यूज़ हैं वो ऑनलाइन हमें जो है, हम उसको जो है मिटिगेट कर सके। यही जो है मेन मोटिव है इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे जो मोटिव इस ऐप का। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें उससे पहले यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसको बहुत ज़्यादा पेशेंट के लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें जो है अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हमें लोकल लेवल पे जो है हमें वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए। लोकल लेवल पे जो भी डेटा है पेशेंट्स का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, उनका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, ब्लड शुगर कैसा है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी उस ऐप के अंदर, है ना। और उस ऐप में चाहिए होगा तो या तो आप डेटा यहाँ से फीड करो या फिर लोकल में जो है एक लैब हो, लैब से जाके आप यहाँ से डेटा फीड करवाओ। तो ये चीज़ें जब लिंक हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ के लोकल के, चाहे वो किसी रिमोट विलेज में बैठे हुआ एक पर्सन है, उसे डायबिटीज़ हो, तो वो ऑनलाइन के थ्रू, है ना, ऑनलाइन के थ्रू जो है एम्स में बैठे हुए डॉक्टर से भी जो है वो सीधा कंसल्टेंट कर सकते हैं, है ना। यही इस आर्टिकल में ही बताया गया है राइटर के द्वारा। तो यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा कोशिश है। लेकिन यहाँ पे राइटर एक चीज़ बता रहे हैं कि इसका और सक्सेसफुल तब हो सकता है जब हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, हमारे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से जब जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा। और इसके साथ आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ कमीशन का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम सीमलेसली एंडलेसली इंटरेक्शन कर सकें मीडिया एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट से, और जो हमारे पेशेंट हैं उनके बीच में एक सिमेट्रिकल रिलेशन बन सके, पेशेंट और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनके साथ तालमेल बिठा के रखना, ठीक है। तो इस वजह से जो है राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे डिजिटली जो है ऐप्स को सपोर्ट करने की बात, और यहाँ पे बनाया भी जा रहा है। तो देखते लेटर ऑन आगे क्या होता है इस पर, ठीक है। देखिए हमने अब डायबिटीज़ के बारे में बताया, अब एक बार हम स्टैटिक देख लेते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी का है ये, ठीक है, एनसीईआरटी का है, डायबिटीज़ का ही एक चैप्टर है ये आई थिंक 11th क्लास का एक चैप्टर। आप एनसीईआरटी का देखिए, आपको पता होगा कि देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव था कि स्टैटिक से हमें कनेक्ट करना। तो एक बार हमें पता है, हमें आर्टिकल में जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो अकर नहीं होती हैं जेनेटिकली। ये मेनली बेसिकली मैटर करता है लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पुअर डाइटरी है, या इनएडिक्वेट स्लीप है, या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो या स्मोकिंग का जो है, अल्कोहल का, टोबैको का च्युइंग करने की आदत है, तो इस वजह से हमारा जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। दो तरह से मेनली स्प्रेड होती है ये, लाइफस्टाइल डिजीज़ के द्वारा या मेंटल हेल्थ की वजह से। लाइफस्टाइल में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक या स्ट्रोक और कैंसर होता है। मेंटल हेल्थ डिजीज़ में डिप्रेशन और ट्रॉमा है, ठीक है। और अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो ये बहुत ज़्यादा मिल्यूटिस ऑल बॉडी को ये अफेक्ट करता है। अगर डायबिटीज़ हो गया तो धीरे धीरे ये ब्रेन, आइज़, किडनी, वेसल्स, मसल्स, नर्व्स, ठीक है, इसको भी ये अफेक्ट कर देगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है खाने में परहेज़ करना है या बॉडी आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा, नहीं, ये पूरे के पूरे सिस्टम को ही जो है आपके इम्पैक्ट कर देगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे देखिए 3 तरह के फैक्टर्स बताए हैं कि बिहेवियरल रिस्क जैसे अनहेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, टोबैको यूज़ से, और फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ब्लड प्रेशर्स वगैरह। और यहाँ पे जो है डिजीज़ आउटकम्स क्या होंगे, अगर हाई प्रेशर और हाइपरटेंशन से हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है रीजंस इन्होंने बोला है कि देखिए कुछ फैक्टर्स बताएं, आप इसको रीड कर सकते हो लाइन बाय लाइन एक बार, बहुत सिंपल ही है। डाइटरी फैक्टर है कि आप जो भी खाना कंज्यूम करते हो, कि ज़्यादा हाई लेवल का अगर आपने सोडियम कंज्यूम किया तो इससे, जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है तो उस पर हाइपरटेंशन बढ़ता है। सेडिनेटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके अलावा और भी रीजंस है, जैसे ये अगर आप यहाँ बात करोगे कि मेंटल जो क्रॉनिक एंजाइटी है, ठीक है। इसके अलावा टबैको यूज़ है, इनटेक निकोटिन है, एंड्रोइक डिजीज़ है, या हेरिडिटरी डिजीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और पता है क्या होता है कि इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे अगर डायबिटीज़ हो गया ना, तो आपको हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। नॉर्मली आप देखना जिनको शुगर होता है ना, उनको प्रेशर की भी प्रॉब्लम होती ही होती है, ठीक है। तो ये है। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चल, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का मैं एक और पोर्शन आपको बताना चाहूँगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम करके एक चैप्टर है एनसीईआरटी में ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये सिस्टम है, आपको पता नहीं, अगर आप में से बहुतों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हेल्थ सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, जैसे हेल्थ केयर सिस्टम में जैसे WHO ने बोला है कि किस किस को हेल्थ सिस्टम में जो है क्या डेफिनेशन होती है, क्या मेनटेन करना होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम हेल्थ सिस्टम की भी बात करें तो यहाँ पर जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका हॉस्पिटल या हेल्थ केयर होता है। तो जैसे हम सीधे हॉस्पिटल जाने से पहले अगर हमने आर्टिकल में भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात करा था, वो क्या होता है, वो होता है विलेज लेवल एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं, या ANM जिसको विलेज लेवल ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ बोलते हैं, या सब सेंटर्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, जो पहले आपके जो मेन बड़े हॉस्पिटल जाने से पहले आपका ये पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी लेवल पे लोगों को जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, फर्स्ट एड लेवल तक का जो भी मेन जितना हो सके उतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है प्राइमरी हेल्थ केयर करवाती है। और यहाँ पे जैसे अगर हम लेवल्स ऑफ प्राइमरी केयर लेवल में भी देखेंगे तो यहाँ पे जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितना एसेंशियल हेल्थ केयर होता है फैमिली के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी प्राइमरी हेल्थ में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल विलेज हेल्थ सेंटर्स होते हैं, कल्चर कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं गाँव के लेवल पर, ऐसे ही सेकेंडरी लेवल होता है, ऐसे ही आपका टर्शरी क्वार्टनरी लेवल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी थोड़ा बहुत जो है पेशेंट्स है, जैसे कुछ आर्टिकल्स हमारे POT OPT पे आता है, ये तो बाकी हॉस्पिटल्स वगैरह का आपको टाइम हो, आपको इंटरेस्ट भी हो तो थोड़ा बहुत देख सकते हो, बहुत बेसिक लैंग्वेज है, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। तो हमें बेसिक ये था कि एनसीईआरटी में जो डेफिनेशंस दे रखे हैं, एनसीईआरटीज़ में जो चीज़ें दे रखी है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे जो हमने बात करी थी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे जो रिजर्वेशन है उसको सब कैटेगराइज करने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइटर सेम 3 आर्टिकल आज पूरे इस पेज पे, फ्रंट पेज पे, ये एक्सप्लेनेशन पेज पे, आइडिया पेज पे और एक्सप्लेनेशन पेज पे, तीनों पे जो है सेम इसी पे आर्टिकल है, तीनों को कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे एक ही गो में, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई नया पॉइंट कुछ भी नहीं है, लेकिन राइटर जो है यहाँ पे ये बताना चाह रही हैं, अपना एक स्टोरी बता रही हैं। जब रेंट पे थे तो वहाँ के लैंडलॉर्ड ने कितना मिसबिहेव किया एक पर्टिकुलर एक कास्ट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइटर ये बताना चाह रही हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो लीडर हैं BR अम्बेडकर, ठीक है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने मेनली इस चीज़ को लाने का काम ही ये था कि सोशल एम्पावरमेंट हो। जो रिजर्वेशन लाने की बात हो रही है वो लाया इसलिए गया था ताकि सोशल एम्पावरमेंट हो, जो मेनली मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं उन्हें हम सोसाइटी में ऊपर उठा सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है रियलिटी कुछ और है जो राइटर बता रही हैं, ठीक है। अब जैसे राइटर कह रही हैं कि जिससे क्यों हमें रियलिटी अलग दिखती है, जैसे आज
आज भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स SC ST जो स्केड्यूल के लोग हैं वो सूटेबल नहीं माने जाते हैं। और बहुत सारे कितने, जैसे राइटर बता रहे हैं कि लॉ फॉर्म्स में हमें कितने ज़्यादा जो है अकाउंटेंट्स जो हैं हमारे SC ST कम्युनिटीज़ के मिल जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में नहीं होते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली जब 2022 में हरियाणा के विलेज में एक IPS ऑफिसर ने जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जब वहाँ पे गए थे तो उन्हें खुद अपने लिए प्रोटेक्शन लेके जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो खुद एक दलित थे, क्योंकि प्रोटेक्शन वहाँ दलित के बेसिस पे हो रहा था। तो सोचिए ये एक IPS ऑफिसर का ये हाल है, तो जनरल जो पीपल हैं उनका कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोलेस्टेशन होता होगा यहाँ पे सोसाइटीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर अब ये बता रही हैं कि जो अभी जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि स्टेट ऑफ पंजाब देवेंद्र सिंह जो अभी 2024 में वर्डिक्ट दिया अभी पिछले थर्सडे को कि भैया आप, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि SC और ST में जो सब कैटेगराइजेशन आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसी चीज़ में बोला है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 2024 में यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने इलीगल बोला था कि अगर आप कोई भी पर्सन हायर एजुकेशन या इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की चीज़ें जो रेस बेस्ड होंगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो वो इलीगल होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंडिया के में भी ये चीज़ को लाया गया है कि रिजर्वेशन जो है स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग हैं उन्हें ऊपर उठाने की, अपलिफ्ट करने की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है जो राइटर फोकस कर रही हैं, वो ये है कि कई बार क्या होता है कि इनमें भी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्जिनलाइज सेक्शन को एक जनरल कैटेगरी के लोगों के इक्वल लेके आना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो इस जनरल कैटेगरी के लो इकोनॉमिकल स्टेटस के बराबर ही होता है, ये अपने इकोनॉमिकल स्टेटस से ऊपर नहीं उठ पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे राइटर ये भी बोल रहे हैं कि दलित में भी जैसे कुछ कैटेगरीज होती हैं जो प्रिविलेज्ड दलित होते हैं, दैट मीन्स जैसे स्केड्यूल कास्ट में भी आपने देखो कि कम से कम 5 से 6 जो है कैटेगराइजेशन होते हैं, जैसे जाटा होते हैं। उस दिन हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सब में जो है स्केड्यूल कास्ट अलग अलग है ना। तो यहाँ पे जो है इनका जो इकोनॉमिकल, क्योंकि यहाँ स्टेट के इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से जो है ये स्केड्यूल कास्ट के जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल या फिर आप मान लीजिए जैसे छत्तीसगढ़ है या फिर आप झारखंड ले लीजिए। ठीक है, झारखंड का जो एक स्केड्यूल कास्ट का जो पर्सन होगा, ज़रूरी नहीं है पंजाब में स्केड्यूल कास्ट में जो पर्सन है उन दोनों की इकोनॉमी सेम हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी वेल्थ स्टेट है ना। तो वैसे ही यहाँ पे थोड़े प्रिविलेज दलित भी होते हैं। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर हम जो स्केड्यूल कास्ट को सब क्लासीफाई कर दें तो ये गलत नहीं है, लेकिन हमें जो है इससे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे कुछ सजेशंस बता रही हैं कि जैसे हमें ऐसा नहीं है कि हम सीधे सीधे क्रीमी लेयर्स में बोल दें कि ये जो स्केड्यूल कास्ट है ये क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, ब्लाइंडली हम ये नहीं कर सकते कि इनको क्रीमी लेयर में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे राइटर बता रही हैं कि हमें पहले जो है एक डेटा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, एक लॉजिकल डेटा ऑफ एवरी कम्युनिटी हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो है एक स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो सबका। ठीक है, स्पेशली अगर आप पर्टिकुलर दलित कम्युनिटी की बात कर रहे हो, और यहाँ पे ताकि हम जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड हो कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर जैसे SC का कितना है, ST का कितना है, उसमें भी अपर लेवल पे कितने हैं, मिडिल लेवल पे कितने हैं, लोअर लेवल पे कितने हैं, जब इसका डेटा आपके पास होगा तो आपको जो है बाइफरकेट करने में सही रहेगा। वरना आप सीधा सीधा इसको उठाओगे ब्लाइंडली बिना डेटा के, आप कह दोगे क्रीमी लेयर में है, और क्या पता ये एक जनरेशन तक तो क्रीमी लेयर में था, नेक्स्ट जनरेशन में ये वापस ऊपर से नीचे लो पे आ गया, है ना। तो ये कंडीशंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास डेटा का बहुत ज़्यादा लो एब्सेंट है, ताकि हम जो है उन डेटास के बेसिस पे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे हम फोकस कर सकें कि किन्हें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा की ज़रूरत है, किन्हें रीडिस्ट्रीब्यूशन की करने की ज़रूरत है, चाहे वो रिसोर्सेज हों, चाहे सोशल रिहेबिलिटेशन हों, फोकस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हेजेमनी जो है सेम, अभी राइटर जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो है हेजेमनी के फोकस पे फोकस किया था कि हेजेमनी दैट मीन्स जो है अगर स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब अगर है तो उसको ओवरऑल माना जाए, ना कि कैटेगराइज करा जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कास्ट के अंदर भी जो है इनजस्टिस कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए अब जो है ना नेक्स्ट आर्टिकल एक आइडिया पेज से, ये जो सेम इम्प्लीमेंटेशन वाला जो टॉपिक है ये पूरा स्केड्यूल कास्ट पे, इसमें जो केसेस दे रखे हैं वही एक्सप्लेनेशन पे है, तो हम मिक्स करके बता देते हैं। देखिए सेम यहाँ स्केड्यूल कास्ट के उस पर ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं राइटर, यहाँ पे कुछ नहीं कि ये बता रहे हैं कि जब CGI के द्वारा इस केस को देखा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के CGI के द्वारा, तो यहाँ पे जो है इन्होंने पहले के, ऐसा तो नहीं है ना कि रिजर्वेशन पे जो आर्टिकल्स आए हैं या फंडामेंटल राइट्स की जो बात हुई है, क्योंकि रिजर्वेशन आपके 15 क्लॉज 4 के तहत और 16 क्लॉज 4 के तहत फंडामेंटल राइट है, लेकिन पहले से ये नहीं था, इसको अमेंडमेंट करके ही लाया गया था। जैसे पहले अगर हम बात करें
हुए केस आता है द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजा 1951 में, जब पहले बात हो रही थी ना आर्टिकल 41 के तहत हमें जो है रिजर्वेशन लाने की बात है, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया था, ये बोलते हुए कि हमें जो है अमेंडमेंट जो है ये हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो है बाइफर्केशन करेगा, ठीक है, तो नहीं लाया गया था 1951 में। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद अप्रैल 1951 में बी वेंकटरामन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास करके केस आया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो रिजर्वेशन है वो स्पेशली जो है हरिजन और बैकवर्ड कम्युनिटी को मिलना चाहिए, स्पेशली बैकवर्ड हिंदूज़ को, स्पेशली कहाँ पे, रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब्स में, अभी भी एजुकेशन की बात नहीं हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है हमारा, उन्होंने सबसे पहले अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में 1955 के आसपास, 1951 के आसपास, ठीक है, और इन्होंने बोला कि 54 में जो है वो सीधा सीधा ये बोलता है कि आर्टिकल 29 के तहत आप किसी के साथ भी रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे आप जो है बाइफरकेट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले क्या बोला था 1951 में वेंकटरामन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कि सिर्फ और सिर्फ ओनली हरिजन और बैकवर्ड कम्युनिटी को आप जो है रिजर्वेशन दे सकते हो। लेकिन इससे मतलब तो 15 आर्टिकल 14 का भी जो है ये उल्लंघन है, क्योंकि आप रेस, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने ये चीज़ बोली कि आप दोगे तो सबको दोगे, ठीक है, और वो भी अब एजुकेशन के फॉर्म में भी लाया जाने लगा, ठीक। फिर उसके बाद 1992 की बात है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ केट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि भैया जो भी रिजर्वेशन आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत स्पेशल प्रोविजंस लाया जा रहा है लोगों के लिए ताकि इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, वहाँ जो कैप है रिजर्वेशन का वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक रिजर्वेशन पे जो है कैप लगा दिया कि भैया आपका 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इससे पहले 1958 में एक केस मैसूर का भी आया था, जिसमें क्योंकि 75 रिजर्वेशन दे दिया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और किसको, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरी उन सबको 75 रिजर्वेशन दे दिया था। और सेम ऐसे ही कुछ तमिलनाडु में भी किया गया था, नीट वगैरह एग्जाम्स में भी, ठीक है, 1980 के आसपास, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि 1962 में भी केस आया था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, मैसूर में ये बात बोली गई थी कि इसको चैलेंज किया गया था, इस चीज़ को 58 का जो केस को 62 में चैलेंज किया गया मैसूर के ही केस पे कि 50% से ज़्यादा आपका जो क्राइटेरिया है नॉन ब्राह्मण्स कम्युनिटी को रिजर्वेशन आप दे सकते हो। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि देखिए ये तो स्टेट लेवल पर हो गया, दूसरी बात यहाँ ओवरऑल पूरे नेशनल लेवल पर जो है 1992 के इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर किया गया कि आपका रिजर्वेशन ओवरऑल 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो है अगर आप बात करोगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है ना, इसमें देखिए ये एग्जिस्ट इसलिए भी करता है क्योंकि ना तो ये एजुकेशन के बेसिस पे, ना ही सोसाइटी के डेप्रीवेशन के बेसिस पे, ये है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत जो है 10% का जो है ये कोटा दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सीड तो करता ही है इंदिरा साहनी का केस में, लेकिन कंडीशन अलग है ना इसमें। फिर उसके बाद देखिए स्टेट ऑफ केरला में भी केस आया एन एम थॉमस 1975 का, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला था कि सब्सटेंटिवली हमें जो है इक्वालिटी को फोकस करना चाहिए, जिसके वजह से केरला में ये बोला गया था थॉमस केसेस में कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट के जॉब्स में जो है रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से फॉलोज हुए। तो इसका अगेंस्ट फिर कहाँ हुआ कि हमारे इंडिया में आर्टिकल 335 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये बोलते हैं कि भैया आप एससी और एसटी में जो है आप क्या कर सकते हो, आप इनकी एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्हें जो है एक रिलैक्सेशन दे सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, ये रिलैक्सेशन दे सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी बात हो गई, क्या होता है कि देखिए गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जब रिलैक्सेशन दी जाती हैं, तो जब ये अपने ही पीयर ग्रुप का जो जनरल कैटेगरी का पर्सन होता है उससे ज़्यादा इन्हें आगे अपलिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इशू उठने लगा कि जो मेरिट बेस्ड लोग आते हैं तो वो एफिशिएंसी के साथ नहीं आ पाते, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन की वजह से एससी और एसटी के जो शेड्यूल के कास्ट के लोग हैं वो ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मान लीजिए ए है, यहाँ पे ये बी है, ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट का है, ये जनरल कैटेगरी का है, लेकिन शेड्यूल कास्ट की वजह से ये दोनों एक ही टाइम पे अपॉइंट हुए थे, लेकिन बी जो है शेड्यूल कास्ट की वजह से पहले जाके प्रमोशन हो गया, लेकिन ए का नहीं हुआ। तो यहाँ पे एफिशिएंसी पे फोकस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठाया जाने लगा कि ए का एफिशिएंसी क्या है, वो नॉन एससी है या फिर जनरल कैटेगरी में, तो इस वजह से इसकी एफिशिएंसी तो है ही नहीं, ये तो मेरिट बेस्ड पे आना पड़ रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1992 का इंदिरा साहनी केस में भी ये बात बोला था कि ये प्रमोशन दिया गया था कि ये कहीं एफिशिएंसी को डाइल्यूट ना कर
दिए एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो फिर इसी वजह से जो है 1995 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था कि यहाँ पे जो है रिजर्वेशन में कैचअप रूल का फोकस किया जाए। कैचअप रूल क्या कहता है, 1995 के जजमेंट्स में ये बोला गया कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई स्केड्यूल कैटेगरी का पर्सन है, एक जनरल कैटेगरी का पर्सन है, ये दोनों एक ही टाइम पे अपॉइंट होते हैं, ठीक है। और मान लीजिए रिजर्वेशन की वजह से इस पर्सन की जो है अपॉइंटमेंट या प्रमोशन आगे हो जाता है, क्योंकि स्केड्यूल कास्ट में प्रमोशन भी है, जॉब में भी प्रमोशंस हैं, और ये होके आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी का नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि इसके बाद सीनियरिटी के बेस पे इस पर्सन के इक्वल जो जनरल कैटेगरी है इसको ही सीनियरिटी में अब रखा जाएगा। दैट मीन्स अब अगला जो प्रमोशन होगा जनरल लेवल में वो इस पर्सन को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को कैचअप रूल करके बोला गया, इसी चीज़ को बरकरार रखा गया 95 के 71 अमेंडमेंट में, 77th अमेंडमेंट में, ठीक है, 16(4) के तहत, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आगे चलती नहीं और इस पूरे को, लेकिन यहाँ पे राइटर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चीज़ वापस दोहराई। देखिए बार बार ये बात बोला जाता है कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब में अगर हम रिजर्वेशन दे देते हैं तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी जो होती है एक पर्सनैलिटी की वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला कि कोई भी अगर हायर मार्क लेके आता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, और अगर कोई मिनिमम मार्क्स लेके आता है तो ऐसा नहीं है कि वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं सकता। तो ये नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिजर्वेशन देने का जो मोटिव है वो यही है, जो सोशली डिप्रेवाइड सोसाइटी में, जो हिस्टोरिकली काफ़ी डिप्रेवाइड जो सोसाइटी में जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें जो है अपलिफ्ट करना ही हमारा मोटिव है। ये किसने बोला है, CGI ने बोला है अपने ओपिनियन में, ठीक है। ये ओवरऑल आर्टिकल था। इसका एक स्टैटिक क्वेश्चन, देखिए ये क्लास 8th की NCERT है, ठीक है, 8th की NCERT है, अपडेटेड वर्जन है ये, अभी देखिए 2045 का, और कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन आपको चैप्टर पुराने में मिल जाएगा। तो उसमें सीधा सीधा जो है यहाँ फंडामेंटल की बात करी गई है। ये आप देखिए फंडामेंटल, क्योंकि कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन सेक्शन जो है स्पेशली आपके जो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब जो है उन्हीं के बारे में है इसमें, कि यहाँ पर जो है क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर में जो हमारे सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शंस लोग हैं ना, वो गवर्नमेंट से दो चीज़ों के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि उनका जो फंडामेंटल राइट है उन पे जो उनको फोर्स ना करा जाए, उनके साथ इनजस्टिस ना हो फंडामेंटल राइट्स पे। दूसरी बात जो है वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं उससे रिलेटेड लॉज बनाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेशली डिप्रिवाइड मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को जो है इंसिस्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशंस का, ठीक है, वो ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी जो है दलित वगैरह या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप अनटचेबिलिटी के साथ जो है बिहेव नहीं कर सकते, ये क्राइम है। अब अनटचेबिलिटी में बिहेव, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेंटर्स में या मंदिर में आने से या पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करने से ज़्यादा आप जो है उन्हें मना नहीं कर सकते हो, वरना वो अनटचेबिलिटी के अंदर एक एज अ क्राइम माना जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 भी है जो मेनली किसी भी सिटीज़न को किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करने के साथ अगेंस्ट करता है। किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के प्लेसेस पे आप किसी के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 15 के, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आर्टिकल्स पता चले फंडामेंटल राइट्स जो स्पेशली आपके मार्जिनलाइज सेक्शंस को देते हैं राइट्स। और आपको पता है यहाँ पे कबीर के बारे में आपने सुना होगा, जो बहुत बड़े एक सेंट थे, ठीक है, भक्ति मोमेंट में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। एक मिनट, ये नहीं, सॉरी, ये रहा भक्ति मोमेंट में, ठीक है। इन्होंने भी जो है मेनली इनको माना इसलिए भी जाता है, इनकी जितनी भी पोएट्री है ना, पोएट्री है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जो सोशली मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग थे ना, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पोएम्स, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं। और आज भी जो है अगर आप बात कर लोगे यूपी, राजस्थान, पंजाब, MP, बंगाल, बिहार, गुजरात में कबीर की जो पोएट्री है ना वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है इन दलित मार्जिनलाइज ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है। तो इससे पहले हम एक बार यहाँ देख लेते हैं कि ये देखिए आप कि यहाँ पे ये देखो कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज़ के बारे में आप एक बार ये स्टोरी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मेनली इन दोनों ग्रुप्स के लिए द स्केड्यूल कास्ट एंड द स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989 है। देखिए इसके बारे में तो ज़्यादा इसमें बताया नहीं रखा, लेकिन प्लीज़ आप सर्च करिएगा गूगल में कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब एक्ट 1989, इसके जो भी प्रोविजंस है आप इसको पढ़िएगा। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है और मीन्स में भी आ चुका है इसका, ठीक है। और सेम ही एक्ट जो है हमारी ट्राइब्स के लिए भी अप्लाई होता है, उनके प्रिवेंशंस के
के लिए, ठीक है। और आपको पता है जैसे यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है जो पर्टिकुलर इस SC और ST के स्केड्यूल से करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है इस चीज़ के लिए यहाँ पे लोगों के द्वारा जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है इसकी डेफिनेशन यहाँ NCERT में दे रखी है। और इवन अगर आप बात करोगे तो ये क्या होता है बेसिकली इन लोगों की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और आज भी ये देखोगे तो अर्बन म्यूनसिपैलिटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया, आंध्र प्रदेश में आज भी कम से कम 26 लाख से ज़्यादा प्राइवेट कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस तरह से लैट्रिन मैनेजमेंट बाय म्यूनसिपैलिटी के अंडर में काम करवाती हैं पर्टिकुलर मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए ही, ठीक है। जबकि ये प्रोहिबिटेड है, और प्रोहिबिटेड किसके अंदर में 1993 में जो है गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिट एक्ट के तहत इसमें बोला गया था कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है आप नहीं यूज़ प्रोहिबिट है, आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट से ये काम नहीं करवा सकते हो। और 2003 में जो है जबकि सफाई कर्मचारी आंदोलन भी चला था, उसमें 13 ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है यहाँ पे फाइल करी थी PIL, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पे ये बात करी थी कि इसको ख़त्म किया जाए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है इन लोगों का। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, डिफरेंट यूनियन, गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि हर 6 मंथ्स में जहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाए। और यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट भी जो है फोर्स में आया था 6 दिसंबर 2013 के बाद, ठीक है। तो देखिए इसके साथ जो आदिवासी है इसको भी प्लीज़ आप रिवाइज़ कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा होता जा। हमारा मेन मोटिव ही यही है कि हमें जो है हमारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से हमें चीज़ें पता हो कि क्या हैं, कैसे हैं ये, कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, दलित के बारे में क्या है, आदिवासी इसके कौन कौन से हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड बुक NCERT में दे रखा है। लाइन से लाइन ही प्रीलिम्स में आ जाता है, फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, ये कुछ भी नया टॉपिक नहीं है, ये ऑलरेडी हमने बात करी थी कल परसों के एक आर्टिकल में कि भैया हमारे जो फार्मर्स, हमारे जो 2 कंपनियां हैं प्राइवेट की, एक देखिए ये सीसन महायोग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और वो जो है गोल मुकुट भी बोलते हैं उसको, वो किसके साथ मिलकर, एक महाराष्ट्र की कंपनी के साथ मिलकर ना, ये रहा द जालना कंपनी जो महाराष्ट्र की है, और सवाना सीड्स कंपनी साउथ एशियन सब्सिडरी ऑफ टेक्सास, ये दोनों मिलकर एक वेंचर, जॉइंट वेंचर बनाना चाह रहे हैं। किसमें, ताकि हम जो है डायरेक्ट सीडिंग और जीरो टिलेज करके जो एम्जा थेरेपी है, ठीक है, एम्जा थाइपर करके जो टॉलरेंट है उसको बनाने की, ताकि हम जो है चावल जो राइस है हम जिसे हम पहले नर्सरी में उसको ग्रो करते हैं, उसके बाद हम कल्टीवेशन करते हैं, और वीट में हम क्या करते हैं जो टिलेज होता है जिसको खूटी बोलते हैं उसको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, फिर उसके बाद हम क्रॉप नया लगाते हैं। तो इस चीज़ को हम स्किप करके सीधा जो है इमेजाई थाइपर यानी हर्बिसाइड है ये, ठीक है, इसको छिड़काव करके इसका यूज़ करके जो है हम सीधा क्रॉप को जो है मतलब उगाने का काम जो है इस पूरे इसमें कोशिश की जा रही है, ठीक है, इस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी पे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे अभी जो है इस चीज़ का काम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये भी खरीफ सीजन में 2 बासमती राइस है, पूसा बासमती और इसके अलावा पूसा बासमती 9085 और एक 79 है। इसके अलावा आपका जो है नॉन बासमती राइस है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, IRA के द्वारा। और अभी जो है सवाना सीड्स कंपनी, जो कंपनी अभी नए इस पे काम करने जा रही है इस डायरेक्ट सीड पे, ठीक है, डायरेक्ट राइस सीडिंग पे, वो जो है पहले ही ऑलरेडी कमर्शियल कर चुके हैं इन राइसेस को। और ये बताना चाह रही है कि हमारा जो राइस होता है ना, जैसे चावल और वीट होता है, इसमें एक ALS करके जीन मिलता है जिसको एक्सिल टॉलरेट सिंथेसाइज बोलते हैं। ये जीन क्या करता है, ये हमारे जो वीड्स होते हैं ना, ठीक है, हमारे जो वीड्स होते हैं जिसको हम हिंदी में खरपतवार बोलते हैं, उसको आने से रोकता है। इसको रोकने के लिए ऑटोमेटिकली जीन है, इसके लिए हमने इमेजे थाइपर करके स्प्रे कर दिया ना इसके साथ बनाकर, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली ये काम करेगा, हमें आर्टिफिशियली कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ALS जीन जो है इन सीड्स में होता ही है, जो सीड इन सवाना सीड्स कंपनी ने बनाया है IRA के द्वारा मिलकर। किस चीज़ के लिए, पूसा बासमती राइस, पूसा नॉन बासमती राइस में ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस पर और काम करने की बात चल रही है। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर्स बताए गए कि किस तरीके से, जैसे पहले देखिए नॉर्मल राइस को बनाने के लिए हमें कम से कम जो है 3 दिन तक तो उसे पानी में रखना पड़ता है रूट में, और पूरा चावल उगने में 155 से 160 दिन का लगता है। इसमें हमें पानी की इरिगेशन बहुत यूज़ होती है, और पानी कम से कम एक बार के चावल की खरपत के लिए 20,000 लीटर यूज़ होता है चावल को निकालने में, ठीक है। और लेबर कॉस्ट 4,000 से 5,000 कॉस्ट होता है। अगर हमने डायरेक्ट सीडिंग और जीरो टिलेज कर दिया ना, तो हमारा सीधा 1200 हेक्टेयर में हम सीधा प्रोडक्शन कर सकते हैं। पानी यूज़ सिर्फ और सिर्फ 30% जो है हम पूरा सेव कर पाएंगे। तो एक इको फ्रेंडली के फॉर्म में जो है इसको लाया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कितना ये होगा। मेनली कॉज ये है कि ALS जीन जो है इसके अंदर, इस राइस के अंदर मिलता है ऑलरेडी ALS, जिसको हम एक्सिल टॉलरेंट सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम एक बार बेसिक
कि भैया वीडिंग जो होती है वो क्या होती है, वीड्स क्या होता है। देखिए ये भी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें वीड्स का, तो जो देखिए अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, उसे ही हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें कि भैया जो वीडिंग है वो नेसेसरी है ताकि क्रॉप की जो है ग्रोथ हो सके, उसे वाटर, उसे न्यूट्रिएंट, उसे स्पेस और लाइट मिल सके। वरना क्या होता है, ये वीड जो है ज़्यादा इंटरफेयर करके पॉइजनस हो सकता है एनिमल के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फार्मर्स बहुत तरीके से यूज़ करते हैं वीड्स को हटाने के लिए, जैसे टिलिंग कर लेते हैं क्रॉप को उगाने से पहले, ठीक है, या फिर उसके बाद भी जब फ्लावर निकलने से पहले भी जो है वीड्स को निकाला जाता है, ठीक है, या फिर खुरपी का एक इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीड्स को निकालना, ठीक है। और इसके अलावा वीड्स के लिए सर्टेन केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे 2,4-D बोलते हैं, जिसको वीडीसाइड्स बोला जाता है, ठीक है। ऑल्दो ये जो है क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, ठीक। और दूसरी बात, वीड साइड जो है अगर स्प्रे करोगे तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग और सीड्स भी जो है इसी के टाइम पे करना चाहिए। और ये हम जो, लेकिन इससे क्या होता है कि स्प्रे से फार्मर्स को इम्पैक्ट हो सकता है हेल्थ का, तो यहाँ पे ग्लव्स वगैरह पहन के करेंगे तो ये सेफ़ रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। और ये एक्चुअली देखिए यहाँ पे आप एक बार फर्टिलाइज़र और मेन्योर में डिफरेंस देख लीजिएगा कि क्या है। और ये बेसिकली आता है कि बेसिक, अगर हम बात करें बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हमें करना है तो हमें कुछ चीज़ें फोकस करनी पड़ती हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो उसी में से एक वन ऑफ द कंपोनेंट था वीड को हटाना या वीड को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स से, ठीक है। तो उसी के लिए जो है यहाँ पे आइमज़ेथाइपर जो है, ठीक है, उसको लाया जा रहा है ना, प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था, तो थैंक यू।